हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं एफसीआरए के अमेंडमेंट। सर सेक्शन नंबर 5 इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। से क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, इस सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? अभी इस पे आईसीआई ने अपना ना इक्का नहीं फेंका है। इस पे सिंपल क्वेश्चन पूछा इस दिसंबर 21 में इस चैप्टर से। तो सर मेरे अंदाज से एक सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है एफसीआरए में, और आईबीसी में पीपीआईआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं आया आईसीएम एग्जाम देगा गारंटीड देगा। पीपीआईआरपी क्वेश्चन एमटीपी में जलवा दिख चुका है। एमटीपी में पीपीआईआरपी क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा आपको आइडिया दे रहा है कि भाई रेडी रह जाए। एक पीपीआईआरपी का सिंपल क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, इजी डील कर जाओगे बट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो वो पीपीआईआरपी बात की बात है। एफसीआरए देखते हैं सब क्या बोल रहा है। प्रोसीजर टू नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सब मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल नेचर में। सब देखो, एक होता है डायरेक्टली पॉलिटिकल, मतलब बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दैट्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो पॉलिटिकल पर्पस में है, पॉलिटिकल नेचर में है। तो सर बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं ना, बहुत सारी यूनियन ऐसे होते हैं ना जो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल नेचर से बिलोंग करते हैं। ट्रेड यूनियन हो गया, स्टूडेंट यूनियन हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, मतलब कोई भी है ना यूनियन, कहीं ना पॉलिटिकल नेचर से बिलोंग करते हैं। तो सर उनको कैसे पकड़े? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल नेचर सही, इसको क्यों पता कर गया? क्योंकि पॉलिटिकल नेचर सेक्शन नंबर 3 में प्रोहिबिटेड है। ये पॉलिटिकल नेचर वाले लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कि जो सेक्शन नंबर 3 में पॉलिटिकल नेचर है, जैसे कोई भी लोग पब्लिक सर्वेंट हो गया, न्यूज़पेपर वाले हो गए, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पॉलिटिकल वाले लोग भी थे। तो सर पॉलिटिकल नेचर वाले लोग को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं, दंगे फसाद कर सकते हैं, अलग पर्पस की यूज कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, अगर हम एजुकेशन चैरिटेबल पर्पस उसके अलावा भी यूज कर सकते हैं। सर एक तो अगर डायरेक्टली पता चल जाता है हाँ ये बंदा पॉलिटिकल नेचर का, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट ऐसा होता नहीं। ये बॉस ये घुमाते हैं पैसे को, ये यूनियन बनाते हैं। सर बहुत सारे यूनियन बनता है, ट्रेड यूनियन, ठीक है, और भी बहुत सारे यूनियन है। क्या बताओ, ट्रेड यूनियन, यूथ यूनियन हो गया, ये यूनियन हो गया, वो यूनियन हो गया, फार्मर यूनियन हो गया, ऐसे यूनियन बनता है। वो क्या करते हैं, उनको बाहर से पैसा मिलता है, और ये बाहर से पैसा डायरेक्ट बीजेपी आम पार्टी ऐसे कोई पॉलिटिकल लोग को नहीं मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, यूनियन में आते हैं, यूनियन में पैसा देते हैं और बोलते हैं तुम यूज करो हमारे पॉलिटिकल के लिए। तो बोल दिया गया कि हमें इस सेक्शन में क्या पढ़ना है, सेक्शन अमेंडमेंट आया कि हमें इस यूनियन के बारे में पता करना है कि कैसे कैसे ये यूनियन को बिना पॉलिटिकल नेचर का माना जाता है। सर आराम से समझाता हूं फिर से, सुनो। यहां से सेक्शन की लाइन लिखो, क्लियर आराम से होगा। सुनो क्या बताया हुआ है यहां पे, ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या, एनी ट्रेड यूनियन। देखो यहां पे सिंपल सी बात है, डायरेक्टली वो पॉलिटिकल पार्टी में पैसा नहीं एक्सेप्ट कर रही है, एक यूनियन बनाते हैं, एक पर्पस बनाते हैं ना, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगा रही है, पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करना चाह रही है। सुनो कैसे, कोई भी ट्रेड यूनियन, ठीक है, या भी वॉलंटरी एक्शन ग्रुप, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव, देखो ये लोग कौन है, ये लोग वो है जो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी माने जाएंगे। मतलब ये लोग को भी बोला गया क्या पॉलिटिकल पार्टी है। कैसे, जो लोग जिनका ऑब्जेक्टिव, मतलब ट्रेड यूनियंस या मान लो कोई वॉलंटरी एक्शन ग्रुप जिनका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज पर एमओए पॉलिटिकल नेचर का है या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। सर हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में एमओए होता है, एमओए में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इसमें लिखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशनल सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मान लो कोई ऐसी ट्रेड यूनियन है जिसकी एमओए में लिखा हुआ है कि ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए ये बनाई गई यूनियन या कंपनी कोई बनाई गई है, तो जिसके एमओए में, क्या बोल रहा हूं, जिसके एमओए में क्या है, एमओए में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टी हो गई। अच्छा पॉलिटिकल पार्टी होती क्या हो गई, वो सेक्शन 3 में प्रोहिबिट हो गए। तो बस एक इनडायरेक्टली वाले लोग बोलते हैं, डायरेक्टली तो पॉलिटिकल पार्टी प्रोहिबिट ही है, बट एक इनडायरेक्टली प्रोग्राम उन लोग को पता लगाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, तो वो भी प्रोहिबिट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन, देखो चेकलिस्ट रखना, कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन, वॉलंटरी ग्रुप जिसका ऑब्जेक्टिव एज पर एमओए पॉलिटिकल नेचर का है, वो क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी, और सेक्शन 3 में प्रोहिबिट हो जाएगी। ठीक है सर, और किन किन लोगों को ऐड किया गया, सुनो एक सेकंड सर, और किन लोगों को ऐड किया गया, ठीक है, और किन लोग को ऐड किया गया, ये अच्छा लगता है ना थोड़ा देखने में, मेरे को अच्छा लगता है सर। और किन लोग को ऐड किया गया,
ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स वर्कर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर वर्कर्स, स्टूडेंट्स, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट लैंग्वेज, ठीक है। पहले बोल दिया गया कोई भी ट्रेड यूनियन या कोई वॉलंटियर एक्शन ग्रुप जिसका ऑब्जेक्टिव एज पर एमओए क्या है, पॉलिटिकल नेचर का। सेकंड क्या बोला, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, मान लिख दिया एबीसी मेदांचल फार्मर्स ग्रुप लिमिटेड, ठीक है, या एबीसी मेदांचल फार्मर्स, ऐसा कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स बना हुआ है, या वर्कर्स, ठीक है, या वर्कर्स या स्टूडेंट्स या यूथ बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजियस लैंग्वेज जो भी है, ठीक है, जो कहां इंगेज है, जो कहां इंगेज है, इंगेज इन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सब देखते हो बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन झंडे में ना पॉलिटिकल पार्टी का पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो कहने के लिए नाम के लिए वो स्टूडेंट यूनियन है तो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के उनके डायरेक्शंस पे चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट यूनियन या कोई फार्मर यूनियन या कोई भी आपका यूथ बेस्ड कास्ट कम्युनिटी लैंग्वेज वाले लोग जो इंगेज इन पॉलिटिकल पार्टी में है, ठीक है, engage in political party, then such organization also treated as political party। क्यों? देखो इनडायरेक्टली मैं बताऊं, सिंपल बताऊं, कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी बंदा है सॉरी कोई भी ऐसा यूनियन या कोई भी ऐसा ट्रेड यूनियन, कोई ऐसा ग्रुप जिसका एमओए में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी हो गया। या मान लो जो इंगेज है पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्टली जो में हो या इनडायरेक्टली जो में हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसमें क्या क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, बैनर लगा देता है, हजार हजार बैनर लगवा रहा है पूरे दिल्ली में, पूरे महाराष्ट्र, पूरे बिहार में, तो भाई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगवा रहा है यूनियन, तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टी में एंगेज है। तो मान लो उस यूनियन को पैसा मिला और यूनियन उस पैसे से बैनर बनवा रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो सोचो ना इनडायरेक्टली में पैसा घूम ही तो रहा है। तो वो बोल दिया गया तुम भी ट्रेड यूनियन या तुम भी फार्मर यूनियन, तुम्हें जो भी यूनियन हो ना, तुम अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी पे लगा रहे हो ना, इनडायरेक्टली यूनियन खर्चा करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तुमको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तुम्हें प्रोहिबिट कर देंगे, तुम भी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओगे, पॉलिटिकल पार्टी आते ही तुम सेक्शन 3 हो जाओगे, सेक्शन 3 में प्रोविजन है। तो इसमें वही होता है सेक्शन 5 में बोल दिया गया सेक्शन 5 से तुम सेक्शन 3 में जाने की एंट्री है और सेक्शन 3 में प्रोविजन होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब सर इसमें एक नया एडिशन आया, क्या आया इंपॉर्टेंट, सुनो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आंसर करवाता हूं, दो तो इजी था, एनी ऑर्गेनाइजेशन हैबिचुअली engage itself or employs common method of political actions। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज है खुद में या एम्प्लॉय कर रहा है, मतलब खुद ही क्या कर रहा है, इंगेज हो रहा है, या मतलब 10-15 बंदे को एम्प्लॉय लगा दिए, किस लिए, कॉमन मेथड लाइक पॉलिटिकल एक्शन, लाइक सही इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी बहुत चल रहा है, बंद। सब बंद मतलब सब बहुत सारे आप जाते होंगे, आप देखते होंगे भारत बंद, रेल रोको, ठीक है, भारत बंद, रेल रोको, रास्ता रोको। सर ये कोई दिल्ली का नहीं है, बट ये कभी कभी होता है, बट हो सके मान लो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने क्या किया, खुद ही भारत बंद का नारा लगा दिया, खुद ही भारत बंद रोको कर दिया, रेल रोको कर दिया, बट आपने क्या किया, 50 इंप्लॉय को अपॉइंट किया, बोल दिया जाओ रास्ता रोको, भारत बंद का नारा लगाओ, ये सब करो। तो ये सब करना भी है ना, ये सब करना भी है ना, ये सब करना भी है ना, पॉलिटिकल नेचर कहीं ना कहीं दिखाता है। तो हैबिचुअली इंगेज इटसेल्फ, खुद या एम्प्लॉयज कॉमन मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस लाइक बंद और हड़ताल, हड़ताल लिख देना, हड़ताल। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, हड़ताल, बंद, भारत रोको, रेल रोको, ठीक है,
इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक एरियाज, ऐसा अगर कुछ हुआ ना, पब्लिक एरिया में सब चल रहा है, भारत बंद, रेल रोको, रास्ता रोको, दिस रोको, दैट रोको, पॉलिटिकल, ये भी कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हैबिचुअली इंगेज होना चाहिए, जो बंद, भारत बंद, रास्ता रोको, रेल रोको, हड़ताल ये सब में इंगेज होगी तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी, उसको भी क्या किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी मान गया। सेक्शन 5 के तहत पॉलिटिकल पार्टी मान के सेक्शन 3 हो जाएंगे, सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन है। अब सुनो, ठीक है, सुनो, अब सुनो, सुनो, टू बी कंसिडर्ड एज organization of political nature only if they participate in active politics, ठीक है, और partly politics, ठीक है। एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे या बंदा वो जो भी काम कर रहा है ना जिस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि 20 साल पहले वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी बंद होनी चाहिए, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो। जैसे एक्टिव अभी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एज यू नो, एज यू अवेयर, बहुत अच्छे से अवेयर भी होगा, ठीक है। तो वो उस एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी में चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, मान लो कि केजीपी पार्टी कर गई थी, वो 50 साल पहले थी, एक्टिव नहीं, बंद हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। आप इसके लिए काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी एक्टिव है, जैसे आप दिल्ली में सरकार है, बिहार में सरकार है, वो सब सरकारें भी आप काम कर रहे हो ना, भारत बंद रोको, रास्ता रोको, रेल रोको, आपका एमओए में पॉलिटिकल पार्टी है, मान उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, आपको पॉलिटिकल पार्टी कह दी जाएगा, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन और आता है, सर किसी को भी उठा के बोल देंगे आप कुछ भी कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता वो अपने लिए काम कर रहा हो ये, ठीक है। तो उसके लिए सुनो बताता हूँ, अब एक चीज याद रखना, अब ये याद रखो, सुनो, ये पॉइंट याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले क्या होगा, पहले भनक होगा, तो पहले भनक होगा क्या क्या हो, पॉलिटिकल पार्टी हो सेक्शन 5 के तहत, इनडायरेक्टली में पॉलिटिकल पार्टी हो, सेक्शन 3 में डायरेक्टली में पॉलिटिकल पार्टी पता चल जाता है, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी सेक्शन 3 में पता चल जाता है। सेक्शन 3 में क्या, सेक्शन 5 में क्या है, कोई भी ऐसा यूनियन जो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में काम कर रहा है, इनडायरेक्टली जो है सेक्शन 5 में, तो सीधे भनक लगा यार सेक्शन 5 में यूनियन है ना, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले नोटिस देगा, इन राइटिंग में कॉल करके नहीं बताएगा भाई वो ट्रेड यूनियन, फॉरेन यूनियन, या अपने जो रास्ता रोको, रेल रोको है ना, आप वो बंद करो, आप पॉलिटिकल पार्टी का फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पहले क्या करेगा, नोटिस इन राइटिंग देगा, ठीक है। मान लो कोई एबीसी यूनियन है, ठीक है, उनको क्या देगा, सबसे पहले उनको देगा, सबसे पहले क्या नोटिस देगा, और ग्राउंड बताएगा कि किस ग्राउंड पे तुम्हें लगा, सीधे ग्राउंड पे लगा, क्या उसका एमओए में पॉलिटिकल नेचर था, या हड़ताल रोको में हुआ, पार्टिसिपेट हुआ था, या मान लो किसी का एडवर्टाइजमेंट किया था, तो जो हमने तो पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ग्राउंड पढ़ा है, वो सारे ग्राउंड्स थे। एमओए में आपका पॉलिटिकल नेचर लिखना ग्राउंड है, हड़ताल करना, भारत बंद करना, ये ग्राउंड्स है, एडवर्टाइजमेंट करना पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो ग्राउंड्स है। तो आपको सीधी सबसे पहले बताना, सीधी पास आएगा, सीधी बोलेगा नॉक नॉक, बोलेगा यूनियन, हाँ बताइए आपने हड़ताल किया है, बोलेगा हाँ, तो आप मेरे को लग रहा है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, तो वो सीधी सबसे पहले बताएगा, रिटन नोटिस देगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन पास आएगा नोटिस, एबीसी, उसके पास 30 दिन है, प्लस कंडमनेशन, मतलब कोई एक्सटेंशन हो सकता है, इफ गिवन एनी स्पेसिफिक रीजंस या एनी सफिशिएंट रीजन, 30 डेज तो तुम्हारे पास है। मान लो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन पास 1 अप्रैल को आया, नॉक नॉक, आपके एमओए में पॉलिटिकल नेचर है, आप सेक्शन 3 में हो, आप फॉरेन कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 30 डेज तक, मान लो 30 डेज तक आपके पास टाइम है, आपको प्रूव करना है कि व्हाई सच ऑर्गेनाइजेशन नॉट ट्रीटेड एज पॉलिटिकल पार्टी, क्यों 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 मैं एबीसी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट करूं। आपको देखो, मेरे आया ना पॉलिटिकल नेचर का, मान लो मैं एबीसी यूनियन हूं, ठीक है, मेरा हेड हुआ था, मेरे पाया कि मैंने ना उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, तो मेरे पास 30 दिन का टाइम, मैं प्रूफ करूंगा यार मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं है, रिश्ता उसका नहीं है, तो 30 जैसा मैं पता है ना मनी लॉन्ड्रिंग में, हमें प्रूफ करना था क्यों मैं इस पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग ना मानूं, तो अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा क्यों सरकार, क्यों सीजी हम हमारे एक्शन को पॉलिटिकल नेचर का ना माने। तो मैंने प्रूफ कर दिया यार ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मैंने खुद का एडवर्टाइजमेंट, मैंने खुद के फैसले, मेरा यूनियन है, मेरे को हक चाहिए, इसे मैंने अपना किया है। तो सीजी पास उसने बोल दिया 30 दिन में बता दिया, सीजी देखो हमने अपने लिए किया है, तो सीजी 180 दिन प्लस 60 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगा। तो सब दो जगह डेट हो गया, 30 दिन के अंदर क्या करेगा, हमें जिसको नोटिस दिया ना सीजी ने, उसके पास टाइम है 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में प्रूफ करो कि सीजी ने तुमको बोला पॉलिटिकल नेचर का, क्यों पॉलिटिकल नेचर नहीं है प्रूफ करो। आपने जो प्रूफ कर दिया, आपने जो प्रूफ नहीं, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दे दिया सीजी को, सीजी पास 180 दिन का टाइम है और 60 दिन एक्सटेंशन का टाइम है,
ठीक है, रीजन रिकॉर्ड करके ऑर्डर पास करने का और इशू करना नोटिस। ठीक है, तो 180 दिन प्लस 60 डेज का टाइम है, क्या है, सॉरी ये 180 नहीं है, ये 120 है, सॉरी 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 सॉरी, दैट इज नॉट 120, सॉरी दैट नो 120, दैट इज 120। ठीक है, 120 दिन प्लस 60 डेज टोटल वारंटी हो जाता है, तो 180 काट देना। ये खुल नहीं रहा है, हाँ खुल गया, चलो इसको काट ही देना, 180 180 180 काट देना। ठीक है, तो कितना है, 120 दिन का टाइम है प्लस 60 डेज का टाइम है, एक्सटेंशन पीरियड है कि ऑर्डर सीधी चाहे तो ऑर्डर पास करे कितने दिन में, 120 डेज प्लस 60 डेज कि भैया अब हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, तुमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया हम ऑर्डर पास करेंगे, तुम पॉलिटिकल नेचर हो या ना हो हम ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर सीजी नोटिस देगा, सीजी सबसे पहले आपको पॉलिटिकल नेचर का नहीं ठहरा देगा, आपसे आपको नोटिस देगा कि देखो हमारे ग्राउंड ये है, हम तो पॉलिटिकल नेचर बता रहे हैं। आपके पास आए, आपके पास मतलब कौन आता है, आपको भी यूनियन में आपके पास आया, आपके पास 30 दिन टाइम है रिप्रेजेंट करना कि क्यों मैं अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानूं, मान लूंगा तो सेक्शन 3 से प्रोहिबिट हो जाऊंगा। अब मैंने जब बता दिया तो सीधे पास 120 दिन प्लस 60 डेज का टाइम है कि ऑर्डर पास करने का। चलो परफेक्ट, अमेंडमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, समझ लेना, जैसे मैं याद रखना, हड़ताल रोको भारत रोको, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 13। ठीक है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सुनो, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, सुनो क्या है, वेट। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 दैट इज सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन? सुनो, दो चीज होता है, सस्पेंड करना, एक होता है किसी को टर्मिनेट कैंसिल करना या मतलब हटाना पूरा। सस्पेंड क्या होता है, कहते नहीं है इस पुलिस इंस्पेक्टर को 10 दिन का सस्पेंड किया गया, तो 10 दिन के उसके टेम्पररी पावर्स और वो सीज किए गए, मतलब हटा दिए गए। और प्रॉपर कैंसिलेशन या उसको टर्मिनेशन होता है कि प्रॉपर हटा ही दिया, उसको पुलिस के पद से हटा दिया गया। तो सस्पेंशन इज फॉर टेम्पररी, मतलब जो बातें ऑन होल्ड पे है ना, होल्ड पे, उसके लिए सस्पेंड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सस्पेंड करा, पर्सन नहीं, सस्पेंड ऑफ सर्टिफिकेट। सर कौन सर्टिफिकेट, जो सेक्शन नंबर 10 11 10 सॉरी 10 नहीं 11 12 में जब को सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसको सस्पेंड कर रहा है। सस्पेंड क्यों कर रहा है, सुनो लिखता हूं, इजी है, बहुत इजी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर है। सुनो, CG इज सेटिस्फाइड दैट वेट, if CG is satisfied that pending consideration of the, सुनो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग दिस सर्टिफिकेट। सुनो, सीजी ने ना सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए एक क्वेश्चन उठाया कि इस पर्सन पे कि देखो मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर रहा हूं, अब तुम मेरे को आंसर दो कि मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल करूं या ना करूं। देखो बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, एक जगह होता है कि नॉर्मली सीजी कैंसिल कर देता है, एक जगह सीजी को शक होता है कि सीजी कुछ कैंसिलेशन ऑफ ग्राउंड पर ना होल्ड कर रखा है कि सीजी को प्रॉपर प्रूफ चाहिए, सामने वाला बंदा बोलता है हम तुम्हारे अभी सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक हमें लगा कि तुम जो काम कर रहे हो ना फॉरेन कंट्री रिसीव करो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो एक काम करो, तुम्हारा अभी हमें एज अ सेफ बेसिस, एज अ सेफ गेम खेलने के लिए सीजी ने क्या बोला, हम तुम्हारा सर्टिफिकेट अभी सस्पेंड कर रहे हैं। तो सीजी को सेटिस्फाइड है कि दैट पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट। अभी क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट मतलब सीजी ने बोल दिया कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल करने जा रहे हैं भाई, हमें लग रहा है कि तुमने जो फॉरेन कंडीशन रिसीव किया करते हुए सब पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, तो हमें तुम्हें भी क्या कर रहे हैं, अभी सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड कर रहा हूं सर्टिफिकेट। सस्पेंड होने के इंप्लीकेशंस क्या होंगे, so it suspend the certificate। तो सीजी कब सर्टिफिकेट सस्पेंड कर रहा है, जब सीजी ने क्वेश्चन ऑफ ग्राउंड्स रखा, क्वेश्चन ऑफ कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट ग्राउंड्स रखा कि भाई देखो पब्लिक इंटरेस्ट में खराब काम हो रहा है, या मान लो कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो लग रहा है कि तुम फॉरेन कंडीशन गलत यूज करोगे, हम तुम्हारा सस्पेंड कर रहे हैं, तुम हमें प्रूफ करो कि हाँ सस्पेंड क्यों ना करें, कैंसिल क्यों ना करें। तो सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुम हमें प्रूफ हो गया कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल करना है, बट एक तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल क्यों ना करें, इसलिए पहले हमने डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया, पहले सस्पेंड किया है। तो सस्पेंड कितने दिन की होगा करिए सुनो, तो सीजी ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया सर्टिफिकेट, सीजी सस्पेंड सर्टिफिकेट फॉर अ पीरियड
of 180 days प्लस फर्दर 180 डेज। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सर कितने टाइम के लिए सस्पेंड होता है सर्टिफिकेट? 180 डेज प्लस फर्दर 180 डेज हो सकता है, ठीक है। सर क्यों सस्पेंड हो रहा है? क्योंकि सीजी को प्रूफ हो गया कि ये किसी कैंसिल करने आता है, बट कैंसिल पर से एक अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई पहले सस्पेंड कर रहे हैं, प्रूफ कर दो कि हम क्यों तुम्हारा सस्पेंड कैंसिल ना करें। 180 डेज में हमारे पास टाइम है, 180 डेज से मैक्सिमम सस्पेंड कर सकते, उसको कैंसिल कर देंगे, नहीं प्रूफ कर पाए तो। सर इंप्लीकेशंस क्या आएंगे? सुनो इंप्लीकेशंस क्या आएंगे, सुनो। वेट, every person whose certificate has been suspended, जो भी पर्सन का सर्टिफिकेट क्या हुआ, सस्पेंड हुआ है, shall not receive, वो रिसीव नहीं कर पाएगा क्या? foreign contribution during the period of suspension। सर मान लो 1 अप्रैल 2022 को फॉरेन कंट्रीब्यूशन सस्पेंड करने के लिए सीजी ने निकाल दिया कि हम थोड़ा सस्पेंड कर रहे सर्टिफिकेट, क्या 10 अप्रैल को वो रिसीव कर पाएगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन? नहीं। 20 अप्रैल को नहीं। कितने दिन सस्पेंड होगा? 180 दिन, प्लस 180 दिन फर्दर और बढ़ा सकती है सीजी, चाहे बढ़ा सकती है। परफेक्ट, चलो ठीक है। सुनो, तो आप जब सिंपल बात है, जब आपका सस्पेंड होगा ना सर्टिफिकेट, जब आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया ना, तो रिसीव नहीं कर सकते क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब सुनो however it can be done with the CG approval। सीजी अप्रूवल लेके ये कंफर्म हो सकता है, कर सकते हो। एंड ऑल्सो सीजी ने अप्रूवल दे दिया तो भाई फिर सीजी ने अप्रूवल दे दिया, सीजी मान रही है तो फिर तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो नॉट यूटिलाइज द एफसी इन एनी मैनर। सिंपल सी बात सुनो, पहला पॉइंट आएगा, आप सस्पेंड हो गया आपका सर्टिफिकेट तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट बाद में बोल दिया कि हाउ आप कर सकते हो जो आप सीजी अप्रूवल करते हैं। अब सीजी भाई क्या कहते हैं, सीजी मान गया तो तुम क्या कर सकते हो? सीजी अगर आपको प्रूफ कर रहा है तो फिर एक्सेप्ट करो, बट याद रखना यूटिलाइज की भी वही चीज बोला है, एंड ऑल्सो नॉट यूटिलाइज एफसी इन एनी मैनर। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी पैराग्राफ सुनो, जब आपका सस्पेंड हो गया सर्टिफिकेट तो ना एक्सेप्ट कर सकते हो, ना उस पैसा का ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एक्सेप्ट यूटिलाइज दोनों करना है तो भाई सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, सीजी का अप्रूवल लेके कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है, सुनो इफ registration is suspended then only 25%, only up to 25% of unutilized amount may be spent। ठीक है सर, देखो अगर आप देखो, एक तो क्या बोला मैंने, सुनो, मान लो कि बाहर से एफएस से, फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया किसी इंडियन वाले राजेश के पास, एक तो आप इस पे ही रोक लगा देगा कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते सस्पेंड पीरियड में। जब मान लो एक्सेप्ट कर दिया, आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, आपका यहाँ पे 50 लाख रुपीस आ चुका था, अब आप पे सस्पेंशन लगाया, तब यूटिलाइजेशन सस्पेंड लगा देगा। एक तो सस्पेंड लग गया, आपको मिलने से रुक गया, बाद आपको मालूम मिल चुका था, फिर आपको सस्पेंशन लगा, आपके अकाउंट में प्रॉपर एफसीआर अकाउंट में पैसा रखा हुआ था, आप यूज करने वाले थे, बट सीजी ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया 180 दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन। तो लिखा हुआ है ना, जब सस्पेंड हो गया तो आप यूज कर सकते हो ना एक्सेप्ट कर सकते हो। अब लेकिन आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, यूज का भी बात किया नहीं, तो यूज भी आपका रोक लग जाएगा। बट बोल दिया गया कि 25% तक यूज कर सकते हो। सर 25% बोले तो 15 लाख रुपीस, 15 लाख, ठीक है,
जो भी 25% जो भी है, कैलकुलेशन में मत बैठ जाना, ठीक है। आई थिंक 12,50,000 रुपीज आएगा, सॉरी 12,50,000 रुपीज ऐसे ही कुछ आएगा। हाँ सही, जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है। 25% मान लो आप क्या बोला, आप यूज करना चाहते हो, जो आपके बिजनेस पर्पस एजुकेशन भी आपने डाला था, एजुकेशन यूज करना चाहते हो, कर सकते हो। हाँ 25% तक यूज कर सकते हो, जो भी अनस्पेंट अमाउंट है, अनस्पेंट नहीं हुआ है। सर 26% तक, अभी सुनो, 25% तक यूज कर सकते हो, 26% तक नहीं जाए, नहीं ले जा पाओगे, 25% तक परमिशन दिया आपको, यूज कर सकते हो। बट याद रखना 25% यूज कर सकते हो प्लस, मतलब 25% यूज करने के लिए भी तुम्हें सीजी का अप्रूवल लेना होगा। सर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 20% तक कर सकते थे, उसके ऊपर जान के सीजी का अप्रूवल लेना होता था। मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता था। सर यहाँ पे 25% तक कर सकते हो, उसके ऊपर जाने तब अप्रूवल नहीं, यहाँ पे 25% यूज करने के लिए भी सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहां पे 20% तक कोई दिक्कत नहीं था, बस 20% ऊपर जाके एक मैं बना देता हूं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें यही है, ठीक है, इसमें यही है, सुनो सुनो, एक क्लियर करता हूं आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव अनयूटिलाइज, या इसको सस्पेंशन कर दो। यहां पे 20% तक नो अप्रूवल, 20% से ऊपर गए तो सीजी का अप्रूवल, ठीक है। यहां पे 25% तक यूटिलाइज करने के लिए भी सीजी का अप्रूवल चाहिए। तो वहां पे 20% तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता था, बट यहाँ पे जो अनयूटिलाइज पैसा है ना, उसका 25% यूज करने के लिए भी सीजी का अप्रूवल हमें चाहिए। सर उसके ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड देन ओनली अप टू 25% ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मे बी स्पेंट बट विद द अप्रूवल ऑफ सीजी एंड यूज फॉर द ऑब्जेक्ट। हाँ बट याद रखना, ये जो 25% यूज करने वाले हो ना जो ये 25% यूज करने वाले हो ना, ये आपके पर्पस से यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको अदर देन पर्पस यूज कर दो। मतलब आपने एजुकेशन के लिए मांगा था, आप 25% यूज कर लो, पहले तो पहले तो बोल दिया आपको सस्पेंसिव पीरियड में यूज नहीं करना है, बट सेकंड बोल दिया कि हाँ ठीक है 25% तक सीजी अप्रूवल लेके यूज कर सकते हो, बट उसका यूज भी आपको उसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने डाला था रजिस्ट्रेशन में, कि आप इस पर्पस के लिए पैसा मंगा रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। चलो अब हम देखते हैं कि देखो अभी हमने कहां तक देख लिया, हमने देख लिया कि सस्पेंशन देख लिया कि सस्पेंड करना है। अब मान लो सस्पेंड नहीं, अब बैक कैंसिल करना है। 180 डेज हो गया, कोई क्वेश्चन उठा, कोई आंसर नहीं आया, या मान लो कोई ऐसे ग्राउंड थे जहां पे बैक कैंसिल करना इज बेटर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 14 में कैंसिल ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। अब सुनो सेक्शन नंबर 14 कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। सर कब कब कैंसिल हो सकता है सर्टिफिकेट? सुनो, जब सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ furnished the incorrect और फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब भाई सिंपल सी बात है, तुमने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया ना जो बिल्कुल गलत था। मतलब गलत मतलब किस सेंस में गलत? जैसे हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना होता था, हमने पर्पस बताया, पर्पस ऐसा बताया कि जो पर्पस आपके ऑब्जेक्ट के खिलाफ ही अल्ट्रा था, ऑब्जेक्ट के मतलब बियॉन्ड जा रहा था। आपके एमओए में कुछ और था पर्पस का, आपके कंपनी में कुछ और होता है, हमारा पर्पस ये है, इसलिए हमको चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। या मतलब सेकंड क्या हो सकता है, आपने नाम गलत दिया, आपका रियल नाम सुधीर था, आपने अमीर नाम से अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए परमिशन मांग लिया, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया अमीर के नाम से, आपका नाम रियल में सुधीर था आधार कार्ड में, इसलिए रात में आके आधार कार्ड पे ये सब पावर आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो हर एक्ट में आप देखते रहोगे, जब भी आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है ना, जो आपको ऑब्टेन किया मतलब मिल चुका, बाद में पता चला यार इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे था, तो क्या कर सकता है सेंटर को आपका सर्टिफिकेट डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है। सेकंड क्या है, सर्टिफिकेट होल्डर violate
द टर्म्स एंड कंडीशंस। सर मतलब सर देखो सिंपल सी बात, इस सेक्शन में बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे, मतलब 20% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यूज कर सकते हो, ऊपर जाकर सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनयूटिलाइज मनी अप टू 25% यूटिलाइज करने के लिए तुम्हें सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, तुमने उस टर्म्स कंडीशन क्या किया, वायलेशन कर दिया। वायलेशन मतलब क्या हो गया, आपने तोड़ दिया, अपने 25% अनयूटिलाइज अमाउंट को यूज करने के लिए सीजी अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टर्म्स कंडीशन का आपने वायलेशन किया है ना, तो आपको है ना सिंपल सा, आपका जो आपको सर्टिफिकेट मिला है ना, वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सर दो केसेस हमने देख लिया जहां पे हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है एफसीआरए चैप्टर में। कब, जब हमने सर्टिफिकेट लिया ना बाय वे ऑफ ऑब्टेनिंग बाय वे ऑफ फर्निश द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा सर्टिफिकेट डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड क्या हुआ, हमने सर्टिफिकेट तो लिया है बट हमने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। सर टर्म्स कंडीशन इन द सेंस ऑफ व्हाट, इन द सेंस ऑफ मान लो 25% तक अनयूटिलाइज अमाउंट को 25% जो अमाउंट था सब्सक्रिप्शन पीरियड में आप यूज कर सकते हो, बट सेम एज द पर्पस और सीजी अप्रूवल लेके, बट आपने अप्रूवल नहीं लिया, या 20% ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यूज करके बाद में अप्रूवल नहीं लिया, तो जहां पे टर्म्स कंडीशन सब थे ना, वहां पे आप उसमें सब फॉलो नहीं किया, तो सीजी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है, ठीक है। थर्ड देखो, सीजी एज इट डीम्ड फिट इन प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट में आपका क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। सर जैसे अब ड्रग्स के बिजनेस चल रहा है, इधर उधर मतलब सिंपल बात है, वो दंगे फसाद करने के लिए पैसा ले रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में वो पब्लिक के हित में जा रहा है, तो सीजी को लगता है, सीजी अपने हिसाब से सीजी श्योर हो गया हाँ यार ये गलत कर रहा है, तो सीजी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। कैंसिल होने के बाद कोई भी फॉरेन कंट्री से रिसीव नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकते। सर फिर फॉरेन कंट्री ऑलरेडी रिसीव है तो क्या होगा, अभी पढ़ेंगे आगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में तो तीन जगह देखा हमने, क्या क्या सर, जहां पे हमारा क्या हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, जहां पे क्या हो, टर्म्स कंडीशन फुलफिल ना हो, टर्म्स कंडीशन मतलब जहां पे नंबर वाले गेम थे वो सारे वाले गेम्स। थर्ड क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सीजी लगा पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। फोर्थ क्या है, सर्टिफिकेट होल्डर नॉट एंगेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, नॉट एंगेज्ड इन रीजनेबल एक्टिविटी। सर सर्टिफिकेट होल्डर कौन सा, जिसको 5 साल के लिए सर्टिफिकेट मिला था, जो नॉट एंगेज इन रीजनेबल एक्टिविटी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब जो सर्टिफिकेट होल्डर था ना, उसने डाला कि हम एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉरेन कंट्री से रिसीव करेंगे, और लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव ईयर में कुछ भी उसका है ना, कुछ भी रीजनल एक्टिविटी में वो एंगेज नहीं था। सर सेम एज गवर्नमेंट में था, 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो तो कंपनी डॉलर बन जाती है एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। यहां भी सेम है, अगर कोई सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, एग्जांपल 1 अप्रैल 2016 को सर्टिफिकेट लिया, 17 तक अच्छे से काम किया, 18 और 17 काम किया, 17 से 18, 18 से 19, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जीरो, तो भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। तुम 2 कंसेक्यूटिव, ये नहीं कि 17 से 18 कुछ नहीं किया, 18 से 19 कर दिया, तो ये तो भाई ये कंसेक्यूटिव हुआ ही नहीं, फिर 19 20 20 21 देखेंगे, तो लगातार 2 साल, लगातार सब, बीच में 1 साल 6 महीना कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ हो गया, तो फिर वो 1 साल 6 महीना बर्बाद, फिर 2 साल फिर से देखना पड़ेगा। तो कंसेक्यूटिव 2 इयर्स की बात की है। तो सर 4 ग्राउंड है जहां पर सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, हमने सेकंड टाइम टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं किया, प्रोविजंस को वायलेट किया, थर्ड क्या किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी हित में जा रहा है, फोर्थ क्या गया, 2 साल से कंसेक्यूटिव 2 कंसेक्यूटिव ईयर लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। सर तो इसमें यही मेन था, नहीं इसमें और भी मेन बातें सुनो। Once the certificate is cancelled, then shall not be eligible for registration या प्रायर अप्रूवल, ठीक है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बताता हूं।
सर देखो, आपका जब भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया ना सर, कैंसिल कब होता है? 4 ग्राउंड्स, अभी हमने देखा है। कब सर? 4 ग्राउंड्स क्या कहते हैं? रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फॉल्स टर्म्स कंडीशंस, पब्लिक इंटरेस्ट, 2 ईयर। तो जब भी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया ना, देन आप सेल, सर सेल, सेल मतलब मैंडेटरी बोल रहा है, ये मजाक नहीं कर रहा है, लॉ आपके साथ मैंडेटरी बोल रहा है। तो आप कभी भी कभी नहीं, सॉरी, मैंडेटरी आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल नहीं होंगे फॉर, नॉट बी एलिजिबल, नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन या प्रायर अप्रूवल, दोनों की बात कर रहा है, फॉर 3 इयर्स। मतलब सर सुनो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2016 को आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की क्या किया? रजिस्ट्रेशन लिया। मान लो आ गया रजिस्ट्रेशन, 16 से 17 अच्छा काम किया, 17 से 18 काम किया, 18 में क्या हुआ ना, यहां से 19, 19 से 20, 2 ईयर में कुछ नहीं हुआ, तो आपका सर्टिफिकेट क्या हो गया? कैंसिल। अब जब 20 में सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया ना, आपको पता चला यार 22 में ना फॉरेन कंट्री रिसीव करना है, फिर सर्टिफिकेट चाहिए, या मान लो प्रायर अप्रूवल चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, वंस द सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड, 3 साल तक भूल जाओ कि आपको रजिस्ट्रेशन फिर से मिलने वाला है या आपको प्रायर अप्रूवल फिर से मिलने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जो आपका ये 20 2 साल हुआ ना, यहाँ पे कुछ डेट आया होगा, डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेके 3 साल का होगा कूलिंग पीरियड। ठीक है, इसलिए सर्टिफिकेट कैंसिल मत होने देना गलती से भी। कैंसिल होना इज अलग थिंग, एक्सपायर होना इज अलग थिंग। एक्सपायर हो जाता है, रिन्यूअल का ऑप्शन आता है, 6 महीने पहले रिन्यूअल करना पड़ता है, बट सर्टिफिकेट कैंसिल मत होने देना। कैंसिल हो गया तो फिर 3 साल भूल जाना, तो आपको फॉरेन कंट्री में रिसीव भी होने वाला है। ठीक है, once the certificate is cancelled then shall not be eligible for registration या prior approval for 3 years। 3 साल के कूलिंग पीरियड लग जाएगा जब भी तुम्हारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो। कैंसिल इज बहुत डेंजरस थिंग है। ठीक है, तो सर आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, हाँ, इस सेक्शन के लास्ट बात है, सुनो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो रिसीव नहीं कर सकते, बट मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी फॉरेन सोर्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास 50 लाख रुपीस, अब सर्टिफिकेट हो गया कैंसिल, तो सर ये 50 लाख रुपीस का व्हाट, क्या करेंगे? तो सुनो इसके आगे क्या बोला गया, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन whose certificate has been cancelled और सरेंडर। सर देखो दोनों बात बोल रहा है, क्या होगा मैनेजमेंट, मतलब आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे मैनेज होंगे? सर सेम कुछ बात याद आ रही है, जब आपका मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉपर्टी वेस्टेड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जो उसको कंट्रोल करेगा आपके एसेट्स को, कैसे लेना है कैसे बेचना है। तो सेम यहाँ पे वही चीज है, जब आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया ना या सस्पेंड हो गया ना, आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे मैनेज करना है इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स shall now vest in ministry अंडर सीजी, जो भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होंगे। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के पास आपका क्या हो जाएगा, सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन या मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मान लो कोई एसेट आया होगा, एसेट मान लो कोई आर्टिकल, कोई सामान आया होगा, स्टॉक टाइप में कुछ मिला होगा आपको, सिक्योरिटीज मिला होगा, तो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आ जाता है। बट मान लो इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने कोई एसेट बना लिया होगा, तो वो एसेट भी आपको मतलब 50 लाख का यूज करके एक बिल्डिंग बना लिया, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से यूज किया बिल्डिंग है। यदि आपका एसेट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, तो ये भी आपका एसेट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा किसके पास, मिनिस्ट्री अंडर सीजी, जो भी प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, अब जो सच अथॉरिटी है ना, सच अथॉरिटी, सेकंड पॉइंट सुनो, ऐसी नीचे का सच, एक सेकंड, सच अथॉरिटी may work under CG direction and utilize the foreign currency that dispose the asset created out of FC। देखो सिंपल सी बात है, जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपका सीज हो गया ना, किसके पास, सीजी प्रेस्क्राइब, जो भी आपका अथॉरिटी है सीजी पास होगा, सीजी एक प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अपॉइंट करेगा कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है फॉरेन करेंसी को, हमारा जो एसेट है उसको कैसे सेल करना है। तो सिंपल यही चीज है, सीजी आपके ऊपर हो गया, क्योंकि इस अथॉरिटी को बचा रहा है कि देखो भाई अथॉरिटी, इसको ऐसे बेचना है, इसको ऐसे यूज करना है, इसको ऐसे करना है। तो सीजी के नीचे क्या होगा, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होगा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। यहाँ पे उसका कुछ नाम नहीं दिया गया, यहाँ बोला सिर्फ प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, इसलिए बोला गया जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होंगे ना उसको कैसे यूज करना है, मे वर्क अंडर सीजी, सीजी के अंडर वर्क करेगा और कैसे डायरेक्शन यूटिलाइज करेगा एफसी,
डिस्पोज करेगा एसेट वो सीजी बताएगा। तो सर मान लो उस बीच में क्या हुआ, इस पर्सन ने फिर से रजिस्ट्रेशन ले लिया। हो सकता है देखो 2-3 जगह तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है, टर्म्स कंडीशन नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 2 साल तक काम नहीं किया बट फिर से रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो अब मान लो यूज अभी तक एसेट को डिस्पोज नहीं किया सीजी ने, तो एक पॉइंट लिख लेना, सच ऑथोरिटी shall return the foreign contribution। सच ऑथोरिटी कौन, जो सीजी अपॉइंट करता है वो ऑथोरिटी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये एसेट टू सच पर्सन if it subsequently gets registered। ठीक है, अगर वो बंदा फिर से रजिस्ट्रेशन, ये सिंपल सी बात है, वो बंदा फिर से रजिस्ट्रेशन ले लिया ना और सीजी ने या अथॉरिटी ने उसको अभी तक नहीं बेचा है, सामान को नहीं बेचा है, उस एसेट को नहीं बेचा है, या फॉरेन यूज नहीं किया गया है, तो वो सच पर्सन वापस क्या हो जाएगा, रजिस्टर जो भी ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगा वापस से उनको वापस मिल जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो उसको कवर करते हैं। कैंसिलेशन किस पॉइंट में, 4 पॉइंट में। जब आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया कैंसिल हो जाएगा, जो आपने टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं किए कैंसिल हो जाएगा, जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ काम किया कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ क्या था, जो आपने 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं किया जिस पर्पस से आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था। सेकंड और क्या पड़ा इसमें, एक बार जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ना तो 3 साल तक आपका क्या हो सकता है, रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, हमारा जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट है वो कौन यूज करेगा, सीजी के पास वेस्ट हो जाएगा, सीजी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रिसाइड ऑथोरिटी अपॉइंट करेगा, प्रिसाइड ऑथोरिटी क्या करेगा, सीजी के डायरेक्शन में काम करेगा कैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज करना है जो कि रजिस्ट्रेशन जिसका कैंसिल हो गया था, या जो भी एसेट है कैसे सोल्ड करना है। सब में पढ़ा था 3 साल तक वापस रजिस्ट्रेशन नहीं सकता। ठीक है सर, मान लो 3 साल में एसेट नहीं बिका तो रिटर्न हो सकता है, हाँ वापस रजिस्ट्रेशन लेके आ गया, सही एक्सेप्शनल केस है। 3 साल में एसेट नहीं बिक पाया क्योंकि 3 साल रजिस्ट्रेशन वापस मिलेगा नहीं, तो वापस रजिस्टर कैसे हो सकता है, 3 साल बाद ही हो सकता है। सब 3 साल वापस रजिस्टर होकर आया, जब तक एसेट नहीं बिका तो क्या वापस हो सकता है, उसको ऑलरेडी हो सकता है। ठीक है, लिखा हुआ लॉ में, सच अथॉरिटी शैल रिटर्न द फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट टू सच पर्सन इफ इट सब्सिक्वेंटली गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, परफेक्ट। 1 से 1.5 पेज का नोट्स और बचा है, एक क्लास और बचा है, सब खत्म हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन 5 to 6 नंबर का आपका प्रॉपर एक कैटेगरी का चैप्टर है। ठीक है, अच्छे से मैंने करवा दिया, आज अच्छे से क्लास मैंने कवर किए हैं, ऑडिट की डिस्कशन था थोड़े। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।